कॉकरोच जनता पार्टी हाउ आर यू कॉकरोचेस? कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह का कवरेज मिल रहा है, इंस्टाग्राम पर आंधी की रफ्तार से उनके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। लोगों का गुस्सा था, लोगों ने उस गुस्से को लपक लिया और उसको बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन किए। एक तरफ सत्ता को हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 करोड़ लोग 4 दिन के भीतर इंस्टाग्राम एक ऐप पे इकट्ठा हो गए हैं एक सरकार के खिलाफ। कि जो लोग इस सत्ता से नाराज हैं वो विपक्ष के पास ना जाकर एक और कोई नया अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। ये इस बात का भी प्रमाण है कि लोगों को ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अब उबने लगे हैं, लोग नाराज होने लगे हैं, लोगों को विकल्प चाहिए। अब पुराने नारे नहीं काम करेंगे, पुरानी राजनीतिक प्रक्रियाएं नहीं काम करेंगी, इसलिए कुछ नया चाहते हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो है अब वो नहीं काम करेगी। राहुल गांधी को भी विपक्ष को नए सिरे से रीओरिएंट करना पड़ेगा, रीइग्नाइट करना पड़ेगा। वो जिन लोगों को ममता बनर्जी से बड़ी उम्मीद है, अखिलेश यादव से बड़ी उम्मीद है, उनको भी अपनी पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा, जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को चेंज किया। तो ये भी माना जा सकता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन पार्ट 2 विच मींस इस सत्ता को उखाड़ फेंकेगा और विपक्ष को फायदा मिलेगा। हमने इस तरीके का एक फिनोमेना क्रिएट किया ताकि लोगों का गुस्सा हट जाए। उन्होंने ये फिनोमेना क्रिएट नहीं किया है, इसलिए अब उसको उस गुस्से को ये डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, और सरकार इसमें बहुत काबिल है, बहुत कारगर है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अभी 4 दिन गुजरे हैं। 4 दिन के भीतर भारत में एक ऐसे फिनोमेना ने जन्म लिया है जिस पर पूरी इंटरनेशनल जो मीडिया है वो ध्यान दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे सवाल भी पैदा हो रहे हैं जो कि मन में आते हैं, जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन जो कॉकरोच और कॉकरोच का जो पूरा अस्तित्व है, जो कुछ बयान करता है, उससे साफ तौर पे पता चलता है कि जो काफ्का एक मशहूर फिलोसोफर थे, उनकी फिलॉसफी से कहीं ना कहीं इसको ड्राइव भी किया गया है। इस पूरी फिलॉसफी की जो पार्टी की फिलॉसफी है। मैं अभी आपको स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीरें हैं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के जरिए किए गए विरोध प्रदर्शन की। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ लाठी भी खा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, पानी की बौछार भी उनके ऊपर पड़ रही है। और आप जानते हैं पानी की बौछार इतनी ज़बरदस्त होती है कि इससे नील पड़ जाते हैं शरीर में। तो इस तरह इतनी 50 डिग्री से ज़्यादा गर्मी में यहाँ राजस्थान में हम देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि नीट के जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसके विरोध में कर रहे हैं। लेकिन पूरे नेशनल मीडिया में इस खबर को पूरे तरीके से ब्लैकआउट किया गया है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसको जिस तरह का कवरेज मिल रहा है। पहले ये कहा गया था कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कि हम इंटरव्यूज़ नहीं देंगे मेन स्ट्रीम मीडिया को, फिर इंटरव्यूज़ भी दिए गए। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने उनके ऊपर जिस तरह का प्रहार किया, बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से, कि उनका ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया। लेकिन इंस्टाग्राम पर आंधी की रफ्तार से उनके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। आखिर क्या है ये फिनोमेना? का मतलब ही यही होता है कि कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है जो समझ में आ जाए। एक तरफ विपक्ष को बिल्कुल हवा ना देना, आवाज़ ना देना और जगह न देना मेन स्ट्रीम मीडिया का, दूसरी तरफ इतना स्पेस मिल जाना अचानक जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसको। क्या कहने की मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, शायद समझना खुद भी मुश्किल है। आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी एक ज़माने में आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे, उससे पहले अन्ना आंदोलन जिसको कहा गया उसका भी हिस्सा रहे। और आशुतोष जी, सबसे पहले तो सवाल इस पर, जो स्केप्टिक्स हैं जिनको हम कहा जाता है कि यानी स्केप्टिसिज्म पत्रकारिता की किताब की भी शायद पहले कुछ जो चैप्टर्स हैं उनमें से होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आंखों से दिख भी रही है तब भी विश्वास मत कीजिए, पहले पड़ताल कीजिए। उसी पड़ताल के लिए आज मैंने आपको इस इंटरव्यू में बुलाया है। मुझे बताइए कि सबसे पहला आरोप उनके ऊपर यह लग रहा है कि भाई ये देखिए, ये कोई आम आदमी पार्टी का ऑफ शूट है। जो सरकारी मीडिया है वो ले आया है हिस्ट्री निकाल के कि पहले जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी दिख रही है, पहले उसका ही ट्विटर हैंडल का नाम आम आदमी पार्टी गुजरात हुआ करता था। कोई ऐसे निशान आपको मिल रहे हैं? देखिए, ये हम जिस युग में रह रहे हैं, सोशल मीडिया का युग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तो जाहिर सी बात है अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज अचानक आती है तो उसको हम जिसे कहते हैं कि विद आई ऑफ स्केप्टिसिज्म ही हम उसको लेते हैं, क्योंकि पहली नजर में उसको हम मान ले कि नहीं ये सही है या गलत है, तो थोड़ा सा हमारे ख्याल से जल्दबाजी होती है। लेकिन पिछले 5 दिनों में जिस तरीके से तकरीबन 2 करोड़ लोग इंस्टाग्राम पे इसके फॉलोअर्स बने या जो भी सब्सक्राइबर बने हैं, और जिस गति से ये बाकी जगहों पे ट्विटर पर भी इसके अकाउंट में काफी लोग शामिल हुए हैं, तो मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि ये कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, सिर के बल खड़ी हो जाए
तो भी 5 दिन के अंदर उसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर हो ही नहीं सकती। ये एक लगभग इम्पॉसिबल सी स्थिति है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई गहरी चीज है जिसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जो सरकार में के लोग होंगे वो इसको एक अलग नजर से देखेंगे, विपक्ष अलग नजर से देखेगा, जो एकेडमिया है, जो जर्नलिज्म है, इंटेलेक्चुअल क्लास है, उसको अलग नजर से देखेगा। मैं इसको इस अंदाज से देखता हूं कि कहीं ना कहीं इस वक्त भारत के अंदर एक बड़ा विक्षोभ है, एक बड़ी नाराजगी सरकार को लेकर है, सरकार की नीतियों को लेकर है, और उससे ज्यादा नाराजगी पूरे सिस्टम को लेकर है। और ये वो सिस्टम है जो अचानक फट पड़ा जब क्योंकि लोगों को ये उम्मीद होती है कि देखिए राजनीतिक दल है, सरकारें हैं, ये तो झूठ बोलती हैं, ये तो गुमराह करने की कोशिश करती है, इनको चुनाव लेना होता है, ये तमाम तरीके की बातें करती है। लेकिन लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट में होता है। सुप्रीम कोर्ट को के प्रति जो विश्वास होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर हिंदुस्तान के बेकार लोगों को, बेरोजगार लोगों को अगर वो कॉकरोच कहने की हिम्मत करे और मीडिया को कॉकरोच कहने की हिम्मत करे, सोशल एक्टिविस्ट उनको कॉकरोच कहने की हिम्मत करे, तो लोगों का भरोसा टूटता है। ये दरअसल उस भरोसे के टूटने की कहानी है कि वो एक फिल्म का डायलॉग है, आई सी यू इन कोर्ट, कि जब लोगों को जब आपस में भी झगड़े होते तो वो कोर्ट पे भरोसा करते हैं और कहते हैं हम आप तुमको कोर्ट पे देख लेंगे। तो लोगों का अभी भी सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशरी में काफी हद तक भरोसा है, और अगर वो भरोसा कहीं टूटता है तो वो कहीं ना कहीं अपने उस आक्रोश को व्यक्त करता है। इत्तेफाक की बात है, ये एक्सीडेंट है कि अचानक किसी ने किसी को लगा किस तरीके से कोई सटारिकल हमको अकाउंट खोलना चाहिए, उसने अकाउंट खोला। उसने ये सोच के तो बिल्कुल नहीं खोला होगा कि इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ जाएंगे या कोई राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरा बन जाएगा। तो इट्स एक्सीडेंट। लोगों का गुस्सा था, लोगों ने उस गुस्से को लपक लिया और उसकी बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन किए। तो उसको एक नाराजगी के तौर पर लेना चाहिए, और वो नाराजगी कहीं ना कहीं जो हमारी संस्थाएं हैं और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट है, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, वहां पे कहीं ना कहीं भरोसा टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं। जी हाँ, लेकिन सुगबुगाहट नहीं बल्कि पूरी तरीके से तिलमिलाहट एक साफ तौर पर दिख रही है। मैं आपको उदाहरण यहाँ देना चाहती हूँ कि अब इट्स पॉलिटिकल पार्टी या एक डिजिटल मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि डिजिटल मूवमेंट ही इसको कहेंगे, जब तक ये ज़मीन पर उतर कर नहीं आती है ये पार्टी या चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं करती है या और कोई गंभीर हमारे सामने प्रस्ताव नहीं रखते, तब तक ये मान लेते हैं कि ये एक डिजिटल मूवमेंट है, एक डिजिटल आंदोलन है। हो सकता है हिंदुस्तान का पहला डिजिटल आंदोलन हो, लेकिन पहली बात तो इसका कंपैरिजन किया जा रहा है नेपाल और बांग्लादेश में जो युवा सड़कों पे आए। मैं एक पल के लिए ये सोच को जरा सा किनारे रखती हूँ। मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ वो ये कि अभिजीत दीपके, उनका जो बैकग्राउंड है वो आम आदमी पार्टी का बैकग्राउंड रहा। मैंने खुद उनसे इंटरव्यू किया और ये सवाल भी उनसे पूछा कि देखिए बताइए दो बातें, आपका आम आदमी पार्टी का बैकग्राउंड रहा, दूसरे आपके वो ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं जिसमें आप राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, और आलोचना भी उनकी शख्सियत को लेकर, उनकी पॉलिटिक्स को लेकर नहीं। दूसरी तरफ अब ये देखिए कि अभिजीत दीपके ने ही इसको ट्वीट किया है कि हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इंटरनेट पे मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरकर राजस्थान में, जैसे मैंने बताया अपनी प्रस्तावना में, हजारों की तादाद में आकर इस भीषण गर्मी में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन दोनों को ऑपोजिशन स्पेस में ही मैं देख रही हूँ, दोनों चीज़ों को, एक डिजिटली एक ज़मीन पर। क्या ये जो नया आंदोलन है ये ऑपोजिशन के स्पेस को खा रहा है या ये चैलेंज है सत्ता के लिए, सरकार के लिए? देखिए, अभी इसको किसी तरीके का आंदोलन का नाम मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। ये विक्षोभ का प्रतीक है, नाराजगी का प्रतीक है। कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर एक डिसरप्शन पैदा हो रहा है, डिसलोकेशन पैदा हो रहा है। ये सिर्फ उसको अभी एक्सप्लोर कर रहा है या उसको एक तरीके से ये गति दे रहा है या उसको एक छवि प्रदान कर रहा है। इसको किसी आंदोलन के तौर पर देखना या किसी राजनीतिक पार्टी के तौर पर देखना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। और अगर आम आदमी पार्टी इतनी ताकतवर होती कि सोशल मीडिया पे इतने बड़ा मूवमेंट क्रिएट कर सकती थी, तब तो कहने की कोई बात ही नहीं थी। हाँ, कोई आदमी कहीं से भी जुड़ा हो सकता है, चूंकि उसका बैकग्राउंड ये टिपिकल जो हम अमेरिका के अंदर देखते हैं कि अमेरिका के अंदर अगर आपको किसी को डिस्क्रेडिट करना होता है तो आप उसके बैकग्राउंड भी चेक करते हो, बैकग्राउंड चेक करके फिर आप बताने की कोशिश करते, देखिए तो फला से मिला था, धमका से मिला था, उससे मिला था। ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स 2014 के बाद से बहुत पॉपुलर हो गया ये तरीका। और फिर आप ये देखिए तो आम आदमी पार्टी तो डिस्क्रेडिटेड लोग हैं। मैं आम आदमी पार्टी तो छोड़िए, मैं भारतीय जनता पार्टी को, जिसका सोशल मीडिया में जबरदस्त कब्जा है, साथ ही साथ जिसकी पूरी सरकार 18 राज्यों की सरकार है, केंद्र के अंदर सरकार है, मैं उनको एक चुनौती देता हूं कि वो 5 दिन के अंदर इस तरीके का कोई सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करके देख ले, जाए ज्यादा फॉलोअर मिल जाए। मैं ये उनके लिए भी चुनौती, नहीं कर सकते ये। इसलिए इसको किसी और नजर से देखना गलत होगा, इसको आम आदमी पार्टी से जोड़ना गलत होगा, इसको किसी एक भविष्य की राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी देखना गलत होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी नजर में जो सामाजिक विक्षोभ है
जो सोशल डिसरप्शन है, जो सोशल डिसलोकेशन है और जो लोगों की नाराजगी है, उससे ही इसको जोड़ के देखना चाहिए। इससे ज्यादा देखना और उसके बारे में कुछ पढ़ना, कॉन्स्पिरेसी थियरी पे जाना, मेरे ख्याल से अभी जल्दबाजी होगी। और अगर कोई इतना पावरफुल है कि वो 5 दिन के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ सकता है, तब तो फिर नरेंद्र मोदी जी को रात को नींद नहीं आनी चाहिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी को भी नींद नहीं आनी चाहिए। वैसा कुछ नहीं होने जाना, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप परेशान। हाँ, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 के चुनाव में जो 240 सीटें मिली थी, उसके बाद का ये दूसरा सबसे बड़ा झटका है। अगर वो संभलना चाहते हैं तो संभल लें, नहीं तो 2029 उनके लिए दिक्कत पैदा होगी। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं 18 राज्यों में सरकार है, लोकसभा के बाद सारी राजनीतिक चुनाव बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं, तो आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय चुनाव और क्षेत्रीय चुनाव अलग अलग होते हैं, दोनों की नीतियां अलग होती हैं, दोनों का रंग बू अलग अलग होती है और वो अलग तरीके से लड़े जाते हैं। 2014 के चुनाव के पहले तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने जीता था, 400 सीटों का नगाड़ा बज रहा था, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया था, फिर 240 पे क्यों आए। तो लोग अपने आक्रोश को एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वेंटिलेट कर रहे हैं और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के प्रति अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। जी हाँ, मैं यूँ तो एक लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के तौर पर मैं हर तरह की जो विरोध और विपक्ष की आवाज़ें हैं, खासकर उस सत्ता के खिलाफ जो कि सत्ता अंधे होकर हर तरह के विरोध को, विपक्ष को कुचलने की कोशिश कर रही है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी या ये जो डिजिटल जो आप कह रहे हैं क्षोभ है, गुस्सा है, उसका एक एक्सप्रेशन है, मैं ना इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ ना इसको रिजेक्ट कर रही हूँ, बल्कि एक तरह से अंग्रेजी में कहते हैं आई एम वॉचिंग, मैं इसको देख रही हूँ थोड़ा दूर से कि देखते हैं किस तरह से डेवलप होता है बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग इन व्हाट दिस पॉलिटिकल पार्टी वांट्स टू डू। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने एक अच्छा नज़ारा पेश किया कि देखिए अभी इन चुनावों में भी बीजेपी की बड़ी शानदार जीत रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझा जाना चाहिए कि 2029 में क्या होगा। एक ब्लेम यहाँ ऑपोजिशन पे भी लगाया जा रहा है कि एक तरफ सत्ता को हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 करोड़ लोग 4 दिन के भीतर इंस्टाग्राम एक ऐप पे इकट्ठा हो गए हैं। मैं इमेजिन कीजिए आप आशुतोष जी, आप तो अन्ना हजारे मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं कि किसी एक ऐसे रामलीला मैदान या किसी ऐसा मैदान जहाँ के भारत में 2 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएं, कितनी बड़ी तादाद होगी वो एक सरकार के खिलाफ। तो ये लोग, पहली बात तो इनमें से कुछ भी लोग हमें पश्चिम बंगाल में नहीं मिले, इनमें से कुछ भी लोग हमें असम में नहीं मिले। और सवाल का दूसरा हिस्सा ये भी है कि क्या सत्ता से भी ज्यादा विपक्ष को फिक्रमंद होने की जरूरत है कि जो लोग इस सत्ता से नाराज हैं वो विपक्ष के पास ना जाकर एक और कोई नया अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं इसको इस नजरिए से नहीं देखता हूं। मेरा स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि जो लोग अन्ना के आंदोलन को जिन्होंने स्टडी किया है, जो उसको समझते हैं, अन्ना के आंदोलन का भी एक रिफ्लेक्शन ये था कि लोगों के अंदर नाराजगी थी, विपक्षी पार्टियां उसको एनकैश नहीं कर पा रही थी। भारतीय जनता पार्टी को तो मैं आज बड़ी बड़ी बातें करती, लेकिन मैं तो उनको बहुत पहले से वॉच कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत नहीं थी। अन्ना का आंदोलन शुरू होने के पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद मुझसे कहा करते थे, भाई साहब 2014 का चुनाव तो हम लोग हार गए, तो हम 2019 की तैयारी, ये उनके बोल हुआ करते थे। कुछ सीनियर लोग जो बाद में बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स बने, उनका ये कहना था। अन्ना के आंदोलन ने उस सामाजिक जो नाराजगी थी उसको एक आवाज दी, और चूंकि वो उस वक्त एक राष्ट्रीय दल के तौर पर उपस्थित नहीं थी, कोई नेशनल अल्टरनेटिव नहीं पेश कर सकती थी, तो उसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जोड़ा। जो लोग ये कहते हैं कि 2014 का चुनाव तो नरेंद्र मोदी ने अपने करिश्मे से जोड़ा, वो दरअसल झूठ बोलते हैं। वो चुनाव कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराजगी का चुनाव था, वो एक प्रोटेस्ट वोट था, वो रिजेक्ट वोट था, और उसका फायदा उठाने में नरेंद्र मोदी जी बहुत कामयाबी के साथ थे, क्योंकि ही वाज देयर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो उसका फायदा उन्होंने उठाया। हाँ, उसके बाद चुनाव जीतने में जो उनकी राजनीतिक चातुर्य है, उसका जरूर उसमें योगदान है। आज की तारीख में भी ये इस बात का भी प्रमाण है कि लोगों को ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अब उबने लगे हैं, लोग नाराज होने लगे हैं, लोगों को विकल्प चाहिए। अब पुराने नारे नहीं काम करेंगे, पुरानी राजनीतिक प्रक्रियाएं नहीं काम करेंगी, इसलिए कुछ नया चाहते हैं। अब क्या विपक्ष वो अल्टरनेटिव पेश कर सकता है? आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि मैं राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा हूं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक वैकल्पिक राजनीति की तलाश कर रहे हैं, और उसमें कुछ हद तक उनको कामयाबी मिलती जा रही है। जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे हैं,
वो भारत की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में विपक्ष की राजनीति के तौर पर बिल्कुल नई चीज है, लेकिन उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। उसका जवाब अब उनको मिल रहा तो तिलमिला रहे हैं। तो मैं विपक्ष से निराश नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो है अब वो नहीं काम करेगी। राहुल गांधी को भी विपक्ष को नए सिरे से रीओरिएंट करना पड़ेगा, रीइग्नाइट करना पड़ेगा। वो जिन लोगों को ममता बनर्जी से बड़ी उम्मीद है, अखिलेश यादव से बड़ी उम्मीद है, उनको भी अपनी पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से चेंज करना पड़ेगा, जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को चेंज किया। अल्ट्रा नेशनलिज्म लेकर आए, अल्ट्रा एग्रेशन लेकर आए और अल्ट्रा मैनेजमेंट लेकर आए, जो भारत की राजनीति की बिल्कुल नई चीज थी। तो अब जिन लोगों को सामना करना होगा उनको करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये राजनीतिक पार्टी बन सकती है? मुझे इस बारे में पूरी शंका है। मैं इसको पूरी तरीके से क्या कहता हूं, निगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई राजनीतिक पार्टी बनेगी। लेकिन हाँ, इसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है अगर विपक्ष इसको ठीक तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे, जैसे आरएसएस बीजेपी के लोगों ने अन्ना के आंदोलन को एक्सप्लॉइट करके एक अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर पेश किया था। तो मैं कहती हूँ कि अगर वो लोग जो कह रहे हैं कि क्या ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन पार्ट 2 है, उनके लिए भी खबर ये हो सकती है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो पार्ट 1 था उसने सत्ता को उखाड़ के फेंका। उस वक्त बीजेपी ऑपोजिशन में थी, इस वक्त बीजेपी सत्ता में है, कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में है। तो क्या इसको ये भी माना जा सकता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन पार्ट 2 विच मीन्स इस सत्ता को उखाड़ फेंकेगा और विपक्ष को फायदा मिलेगा? लेकिन आशुतोष जी, इसी जो आपने जवाब दिया है, इसका एक काउंटर सवाल ये है कि क्या जितनी नाराजगी युवाओं में देखी जा रही है, और मैं बिल्कुल भी इस मामले में कोई प्रिटेंस नहीं बरतना चाहती कि इस वक्त जैसे चुनाव हो रहे हैं वो एक तरह का, जिस तरह का मैनिपुलेशन है, एक तो चुनाव पूरी जो प्रक्रिया है उसकी जो इलेक्टोरल हमारी जो इंटेग्रिटी है, जो अखंडता या ईमानदारी है, उस पर बहुत गंभीर सवाल है कि वाकई ये चुनाव बीजेपी जीत रही है या बीजेपी को जिताया जा रहा है। तो मैं इसको आम जनता की नाराजगी या खुशी या बीजेपी की जीत और उसकी कामयाबी के तौर पर नहीं देखना चाहती हूँ, कम से कम 100% तो नहीं देखना चाहती हूँ। तो ऐसे में ये मान लें कि ये युवा अगर ये आर्टिफिशियल है, तब भी मैं ये कह दूं कि अगर ये युवा नाराज हैं तो इस नाराजगी को बाहर निकालने का फायदा भी तो भाजपा को मिल सकता है कि चुनाव से पहले, और खासकर उत्तर प्रदेश के अहम चुनाव से पहले अगर इस तरह का मूवमेंट खड़ा किया जाए तो ये कुकर की सीटी की तरह, कि जिसमें सीटी लगने से पहले थोड़ा सा प्रेशर आप ऑफ कर दें, जनता को लगे कि हमने तो गुस्सा निकाल दिया और उससे सड़क पे भी ना आना पड़े। डिजिटली आपको सिर्फ एक फॉर्म साइन करना है, एक क्लिक दबाना है, आप इंस्टाग्राम पे क्लिक दबा दीजिए, आप क्लिक कर दीजिए, आप ट्विटर पे क्लिक कर दीजिए। तो एक थ्योरी ये भी है कि क्या ये प्रेशर भी कम कर देगा जो भाजपा की एनडीए की सरकार है, मोदी सरकार है इस वक्त? देखिए, इस थियरी के पीछे इसमें एक लॉजिकल फ्लॉ है। लॉजिकल फ्लॉ क्या है कि हम लोगों के अंदर गुस्सा है, हमने इस तरीके का एक फिनोमेना क्रिएट किया ताकि लोगों का गुस्सा हट सके। उन्होंने ये फिनोमेनन क्रिएट नहीं किया है, इसलिए अब उसको उस गुस्से को ये डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, और सरकार इसमें बहुत काबिल है, बहुत कारगर है, इसलिए मैं उसको वो नहीं करता। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो अन्ना का आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट था, वो एक ग्लोबल फिनोमेनन का हिस्सा था। लोग इस बात को भूल जाते हैं। 2010-11 में अगर आप देखेंगे तो इसकी शुरुआत ट्यूनीसिया में हुई थी, और ट्यूनीसिया में एक बहुत मामूली सी घटना थी। मोहम्मद बाउजीजी करके एक शख्स था, 17 दिसंबर 2010 की बात है। वो बेचारा ठेला लगाता था और एक पुलिस वाले गए और उसके ठेले को पलट दिया। वो इतना बेचारा गरीब आदमी था, इतना दुखी था, इतना परेशान था, उसने आज ही जाके अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और उससे सेल्फ इमोलेशन कर दिया। वहां से उस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और फिर वो आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चला गया। और इसके साथ साथ एक और फिनोमेनन था जिसको लोग भूल जाते हैं, जो तहरीर चौक पे शुरू हुआ था। मिस्र के गूगल में एक मामूली सा लड़का था, 32-33 साल का लड़का था, जिसने एक दिन फेसबुक पे लिखा कि एनफ इज एनफ, आई एम गोइंग टू सिट ऑन द तहरीर चौक, और वो तहरीर चौक पे जाके बैठ गया। और उसके बाद लोगों ने जो अगली तस्वीर देखी वो थी हुस्ने मुबारक की पिंजड़े में बंद करके अदालत के सामने जाती हुई तस्वीर देखी थी। तो ट्यूनीशिया में जो ये आंदोलन था, उस आंदोलन की वजह से वहां के जो डिक्टेटर थे, जो लंबे समय से डिक्टेटर बने होते, जिनका नाम था अल अबदीन बेन अली, कई सरकारें उसमें चली गई थी, वॉशिंगटन, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह वो आंदोलन एक तरीके से चला। लोग कह सकते हैं उसका हासिल क्या हुआ? हासिल यह कि मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे तानाशाहों की पॉलिटिक्स चली गई। उसका हासिल क्या हुआ? आगे चल के ओबामा तो राष्ट्रपति बने, लेकिन उसके बाद ट्रंप नाम का एक आदमी खड़ा हो गया दुनिया के अंदर। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया इस वक्त
मेरी बात से बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते, लेकिन जो लिबरल ऑर्डर है या जो 1945 के बाद जो रूल बेस्ड ऑर्डर था, अब उससे लोगों का मन उबने लगा है, क्योंकि लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को वो आवाज नहीं दे पा रहा, उनका समाधान नहीं दे पा रहा। इसलिए कहीं वो ट्रंप के रूप में खोजने की कोशिश करता है, कहीं वो नरेंद्र मोदी के रूप में खोजने की कोशिश करता है, कहीं वो अन्ना के आंदोलन के माध्यम से बिखर के सामने आता है, और कहीं ये कॉकरोच बन के आता है। हंगरी में अगर आप देखिए तो अभी कुछ महीने पहले ही चुनाव हुए हैं, जहां एक इतने बड़े तानाशाह थे जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता तो हार सकते हैं। अचानक एक आदमी उनकी पार्टी छोड़ के निकलता है, 2 साल के अंदर एक अल्टरनेटिव बनाता है और वहां का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ये क्यों हो रहा? यही चीज फ्रांसवा मैक्रोन के साथ भी हुई थी। मैक्रोन भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज को हरा के वहां के राष्ट्रपति बने। तो मैं जो कहना चाहता हूं ये बहुत स्पष्ट है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अगर ये मान ले कि उन्होंने प्रेशर कुकर लगा के इसकी हवा निकाल दी है और खुश होना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, गुड लक फॉर देम। बट मैं जानता हूं कि उनके रातों की नींद इस वक्त खराब हो चुकी होगी। उनको मालूम है कि ये जो कुछ हो रहा है ये अनायास नहीं हो रहा है, ये जो है ये बहुत स्वाभाविक तरीके से लोगों का गुस्सा निकल रहा है। दिक्कत क्या होती है कि जब तक 100 डिग्री पर पानी वाष्प नहीं बदलता, तब तक लोगों के उस बदलाव का एहसास नहीं होता, उस गर्मी का भी एहसास नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी इससे सीखे कि नाराजगी है, अगर इसको आप सड़क पर उतर के, लाठी डंडे खा के, सिर तोड़वा के, जेल जाके अगर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक बड़े मूवमेंट में, तब तो उनको कामयाबी मिलेगी, और अगर नहीं तो फिर ये कुछ और भी शक्ल अख्तियार कर सकता है। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पर कि ये एक लम्हा है, ये एक बदलाव का लम्हा है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट है ये। अब ये इस पे निर्भर करता है कि किसके अंदर कितनी बुद्धि है, क्या सत्ता इसका इस्तेमाल करेगी या विपक्ष इसका इस्तेमाल करेगा, ये बड़ी बात है। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ, जो एक लिबरल ऑर्डर का जो कोलैप्स आप कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि लिबरल दुनिया के लिए एक बड़ा सोचने का मौका है कि क्या वाकई हम दक्षिणपंथी जो तानाशाह हैं उनको जगह दे रहे हैं, क्योंकि लिबरल ऑर्डर आम आदमी को फेल कर रहा है और खासकर उसकी आर्थिक ज़रूरतें उसको पूरा करने में नाकाम रहा है। मुझे लगता है विचार के स्तर पर तो लिबरल विचार हमेशा जिंदा रहेंगे, चाहे 4 लिबरल लोग भी दुनिया में बचे हों, लेकिन क्या दक्षिण पंथ उनसे ज़्यादा रिजोनेट कर रहा है? ये सवाल भारत में भी उसी तरह से इतना ही बड़ा बन के उभरा है जितना कि आपने जिक्र किया अमेरिका या बाकी जगहों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी। और जैसे मैंने वादा किया था कि मैं ना विरोध करूंगी ना सहयोग करूंगी, मैं देखती रहूंगी एक पत्रकार की तरह थोड़े डिस्टेंस से कि अगला क्या कदम उठाती है कॉकरोच पार्टी। लेकिन वाकई ये एक बदलाव का लम्हा है, इसे हमें, आपको और हमारे दर्शकों को समझना होगा। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।